स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबसे पहले जो हम लोग मॉडल पढ़ने वाले हैं, ये मॉडल एक्चुअली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस मॉडल को यहाँ पे प्रेजेंट किया मैंने। इसका नाम है ट्राइडिक मॉडल। इसे क्या कहते हैं, टीचिंग का जो मॉडल होता है वो बेसिकली ट्राइडिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एक्चुअली मतलब टीचिंग का पूरा जो करिकुलम तैयार किया जाता है तो वह कैसे होते हैं और उसमें किन किन लोगों का रोल होता है, किस तरीके से टीचिंग का पूरा सारा पैटर्न बनाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले एक तो टीचर हो गए जो जिनके माध्यम से बने हुए ज्ञान को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो उस ज्ञान को डिजाइन किए हैं, सारी चीजें जो एनालिसिस किए, सारी चीजों को जो बनाए, तो एक जो एक्सपर्ट है वह उसमें उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सब चीज को। और एक एनालिटिक्स एक्सपर्ट जिसे VAE कहा जाता है, तो उनका भी उतना ही उसमें रोल होता है। तो इसमें रिसर्च बेसिस पर करने वाले लोगों को, जो इसमें रिसर्च करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर जो लगातार रिसर्च चलता है उसे DBRE कहा गया है। जो एनालिटिक्स होते हैं, जो उससे होने वाले बेनिफिट और सारे चीजों को, कि जो मॉडल हमने प्रेजेंट किया, रिसर्च में आया कि हाँ ये सारे मॉडल अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद उसे प्रेजेंट करने के बाद वह उसका जो इम्पैक्ट रहा स्टूडेंट के ऊपर और उसका क्या फ्रूटफुलनेस हुआ, तो वो सारे एनालिटिक्स जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो VAE के अंदर कर आते हैं। और बाद में जो टीचिंग एक्सपर्ट होते हैं, जिनके माध्यम से हम तक सारे नॉलेज पहुंच रहे हैं, वो टीचिंग एक्सपर्ट के कहलाते हैं। तो इन तीनों का ही वैसे आपस में रिलेशन होता है, एक दूसरे से तालमेल होता है, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा जो डिजाइन तैयार किया जाता है, जो स्टूडेंट तक जो आपको सारी लर्निंग एक्टिविटीज या जो भी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, तो उनमें इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी के बेसिस पे इस मॉडल को क्या कहा गया, ट्राइडिक मॉडल ऑफ टीचिंग एनालिटिक्स। टीचिंग का जो मॉडल होता है वो बेसिकली ट्राइडिक मॉडल होता है। इसे हिंदी में कहें तो त्रिआयामी या इस तरीके से इसका नाम दिया हुआ है, त्रिवर्ती ऐसे करके कुछ। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से इसका यूज है। तो बेसिकली हमें माइंड में ये इस पॉइंट को रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम जिसे हम लोग सभी लर्निंग जिसे कहते हैं, उसी को हिंदी में अधिगम यहाँ पे कहा गया है। तो लर्निंग जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, हमारी टीचिंग का। तो लेकिन लर्निंग होता क्या है, लर्निंग का मतलब हम लोग किस बात से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि लर्निंग जो होती है वह एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती है। आप कभी हमेशा अपने हर टाइम पे किसी ना किसी चीज से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। यानी कि आप या तो कॉन्शियस होकर सीखते हैं या अनकॉन्शियसली सीखते हैं या सबकॉन्शियसली सीखते हैं, लेकिन सीखते हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप रोड पर चल रहे हैं, चाहे आप कोई खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके सामने जो भी घटना घट रही है
वह कुछ ना कुछ आपको क्या करती है, चीजें सिखाती जाती हैं। यानी कि या तो आप उस पर ध्यान पूरी पूरी प्रॉपरली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है। उसके हिसाब से लर्निंग बेटर या बेटर नहीं होती है, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन लर्निंग हमेशा ही क्या होती है, होते रहती है वातावरण से और हर जगह से। तो लर्निंग कैसी प्रोसेस है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, और यह एक व्यक्तिगत प्रोसेस है। यानी कि आपका अपना एक एक व्यक्ति में सीखने की जैसे जो जो इच्छा शक्ति होगी उसके हिसाब से वह लर्निंग करता रहता है। तो किसी की लर्निंग स्पीड होती है, किसी की लर्निंग स्लो होती है। वो सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रहा है, आप उस व्यक्ति के मनोविज्ञान के ऊपर, उस व्यक्ति की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वह इन चीजों को ले रहा है और याद धारण कर रहा है, जो भी उसके सामने घटनाएं घट रही हैं। अब जैसे छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है, इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। इस तरीके से मतलब क्या है, वो क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर ये है क्या। अभी तक उसके अनुभव में उसने कभी वैसा कुछ चीज देखा नहीं, तो वह उसे अनुभव करना चाहता है, और उसके आधार पर वह उसे टच करने की कोशिश करता है। और जैसे ही चलेगा या कोई रुकेगा तब उसके अंदर एक डर पैदा होगा, और फिर आगे से वह उसके लिए सावधान होना शुरू होगा। तो ये सारी चीजें हम सभी ने किसी न किसी पल, किसी न किसी रूप में सीखा है, और हमें याद नहीं है हमने कैसे सीखा, लेकिन ये सारी चीजें धीरे 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 लर्निंग के रूप में हमारे अंदर यह प्रवेश करते चला गया। और दूसरे शब्द में यही कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान जो आप लेते जा रहे हैं, वो सब चीज आप में किस लिए मतलब लर्निंग के रूप में आता है। और इससे आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है लर्निंग का, अगर कहें तो वह होता है व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि स्वाभाविक जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है, जिससे आप, जैसे आज से वह पहले नहीं डर रहा था लेकिन अब डरने लगा, तो यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। अब वह आग से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इससे मुझे क्षति हो सकती है। तो उसकी एक लर्निंग आ गई, उसने उस चीज को सीख लिया। और वो कैसे सीखा, वो नॉर्मली या तो किसी ने बताया तो सीखा होगा, या फिर नॉर्मली एक्सपीरियंस के थ्रू, अपना जो उसका हाजिर या जो भी हुआ उसके थ्रू उसने उस बात को सीख लिया। तो ये सारी प्रोसेस किस में आती है, अधिगम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अधिगम की विशेषताएं, यानी कि लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी ये रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। अनुकूल प्रक्रिया है, अनुकूलन का, यानी कि आप किसी भी माहौल से जो आप सामंजस्य बैठाते हो, जो आप उसके साथ एडजस्टमेंट करते हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अनुकूलन प्रक्रिया। यानी कि उसके अनुकूल हम कैसे ढल सकते हैं, यानी जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हम धीरे धीरे क्या होते हैं उसके अनुकूल ढल जाते हैं। अब जैसे कि आप कहीं यूनिवर्सिटी गए होंगे, वहाँ हॉस्टल में रहते होंगे, तो शुरू शुरू में यह समस्या आती होगी कि आपको मन नहीं लगता होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम धीरे धीरे क्या होता है हमें भी पता नहीं चलता, और हम ढलते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आप एक्चुअली में वह चीजें सीखते चले जा रहे हो, आप धीरे धीरे उसे अनुकूल उसके आधार पर होते चले जा रहे हो। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह हर समय यह आपको होती है, और व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही होता है, कि आपके व्यवहार में क्या आता है, उससे परिवर्तन आता है लर्निंग से, और उसे आप धीरे धीरे एक बेटर पर्सनालिटी के रूप में बनते चले जाते हैं। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आज तक आपने जो अनुभव किया और नए अनुभव कुछ और अलग आया, तो वह पुराने अनुभव के साथ क्या हो जाएगा, मेल होगा, और उससे जो फाइनल आउटपुट आएगा वह आपके अनुभव में फाइनली आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि टाइम के साथ अनुभव जैसे जैसे चेंज होते हैं उसके आधार पर जो फाइनल जो भी आउटपुट बनता है वो आपके अनुभव में फाइनली आप उसे अपना तैयार करते हैं, रेडी रखते हैं। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो अधिगम क्या कहा जा रहा है कि जो शिक्षण का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में अधिगम सहायक होता है। तो जैसे शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया कि हमें अपना जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है, हमें
सारी चीजें को समझना है। तो लर्निंग के माध्यम से हम शिक्षण की पूरी प्रोसेस में, जो कि शिक्षण का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है अधिगम, और उसके माध्यम से शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है एक डेवलप पर्सनैलिटी और जो भी है, तो वो सारी चीजें अधिगम के माध्यम से आसानी से पूर्ण की जाती हैं, जो उसमें सहायक होता है। और अधिगम विवेकपूर्ण है, यानी कि विवेक का यूज होता है। आप जो भी चीजें अनुभव में आ रहा है उससे पहले समझते हो, करते हो, तो वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, समझने का मतलब ही क्या है, विवेक का यूज करना, यानी अधिगम विवेकपूर्ण। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, क्या क्या अधिगम जो होता है करता है। अब शिक्षण एवं अधिगम में क्या संबंध होता है, जो हमारी टीचिंग है और जो हमारी लर्निंग है उनमें क्या रिलेशन है। तो जो टीचिंग है उसका ही एक इंटीग्रल पार्ट है अधिगम, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। जो लर्निंग है वह टीचिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब इसमें आगे कुछ इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड बातें कई बार, मतलब शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और थोड़े से समझदारी के साथ अगर आप करेंगे तो बिल्कुल वो सॉल्व हो जाएंगे। तो शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगर सही में देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते ही हैं। शिक्षा, अगर आपकी शिक्षण हो रही है तो अधिगम वहां पर हो ही रहा होगा। तो इस तरीके से उन दोनों का संबंध, यानी कि अगर आप शिक्षण की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपका टीचिंग हो रहा है, यानी आप सीखने की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो अधिगम के थ्रू ही होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के अनुवर्धक भी हैं, अनुपूरक भी हैं। शिक्षण ही अधिगम को उद्दीप्त, निर्देशित एवं प्रोत्साहित करता है। यानी कि अधिगम, जैसे कि नॉर्मल अधिगम तो हमेशा हो रहा है, लर्निंग आपकी हमेशा हो रही है, लेकिन शिक्षण क्या होता है, एक पूरा वातावरण बनाता है लर्निंग के लिए, बेस्ट लर्निंग के लिए। तो अधिगम लर्निंग के प्रोसेस को और भी बेटर, और भी अच्छा, और भी एक डायरेक्टेड वे में करने के लिए शिक्षण का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और विद्यार्थी के प्रभावशाली समायोजन में सहायता करता है। यानी कि ओवरऑल आप पढ़ने का खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सारी चीज जाते हैं, उसका क्या उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि वहाँ एक माहौल मिलता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है, एक निर्देशन होता है, एक कमिटमेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको शिक्षण का जो ये पूरा तैयार होता है, उससे लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वह बेटर होते चली जाती है। तो ये आपका हो गया शिक्षण और अधिगम के बीच में रिलेशन। तो उसमें अंतर कैसे हम देखेंगे, क्योंकि अब एक जैसे हैं, तो इसमें अंतर अगर पूछा जाए कि क्या है, कि किस प्रकार से हम दोनों को अंतर कर सकते हैं, तो शिक्षण में जटिल परंतु अंतर संबंधित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अंतर संबंधित क्रियाएं का मतलब क्या हो गया, कि इंटरनल, आपको क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का कम्युनिकेशन, इसे इस तरह की जो रिलेशन है उन्हें क्या कहा गया है, अंतर संबंधित क्रियाएं। तो जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच जो एक रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, प्रशंसा करना, टीचर स्टूडेंट का प्रशंसा कर रहा है, स्टूडेंट प्रश्न पूछ रहा है, या फिर भाषण देना, टीचर भाषण दे रहा है ताकि प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहन देना, कथन प्रदर्शन, कथन प्रदर्शन यानी कि आर्गुमेंट एक दूसरे के साथ करना, अनुदेशन, निर्देशन, आप गाइड करना, और विद्यार्थियों की क्रियाओं को स्वीकृत करना, यानी कि आप सही मार्ग पे चल रहे हो या नहीं, आपका जो वर्क है वह सही ट्रैक पर चल रहा है या नहीं। तो और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे संशोधित करना, यानी कि उसे रिफॉर्म करना। तो ये सारी क्या हो रही हैं, अधिक ये शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। यानी शिक्षण में हम से क्या करते हैं, पूरा एक माहौल तैयार करते हैं, और उस माहौल में लर्निंग की प्रोसेस होती है। तो जो माहौल पूरा तैयार किया जाता है, पूरा उसके कई अदर क्रियाएं की जाती है, विद्यार्थियों के साथ जो पूरा संपर्क किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस शिक्षण में आता है। जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया कहलाता है। उस पूरे माहौल में भी हर एक व्यक्ति
व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी की अलग अलग लर्निंग होगी। तो वह जो लर्निंग है वह किस पर डिपेंड कर रही है? व्यक्तिगत पर। आप किस तरीके से आप सोच रहे हो, किस तरीके से उसे ग्रहण कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपका क्या होता है? अधिगम होता है, लर्निंग होती है। तो शिक्षण एक कार्य है, यह पूरा एक वर्क है, प्रोसेस है, जबकि अधिगम उसका परिणाम है। यानी कि शिक्षण के बाद जो ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में चेंज आया, पर्सनालिटी में चेंज आया, या आपको जो कुछ समझने सीखने का मौका मिला, वो पूरा चीज किस में आ गया? अधिगम के अंतर्गत लर्निंग में आ गया। शिक्षण को एक कार्य भी कहा जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है। यानी कि एक कार्य है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया, ये पूरा जो आप कर रहे हैं, प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, ये पूरे क्या हो रही है? क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्या है? शिक्षण एक कार्य है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है। अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है। यानी कि अगर आप सफल हुए, यानी कि वह किसके कारण हो रहे हैं? तो वह आपके अधिगम के ही कारण हो रहे हैं। सफलता की उपलब्धि यानी कि आप जो किसी चीज को समझ लिए, या किसी चीज का जो शिक्षण है आपका अच्छे से चला, यानी कि आपने लर्निंग काफी अच्छी की, तो उसका क्या हो गया? डायरेक्ट आपको उपलब्धि के रूप में लर्निंग मिली है। आपने अच्छे तरीके से सारे प्रोसेस से होकर गुजरे, तो जो उपलब्धि हुई वो आपकी क्या हुई? लर्निंग। आपकी लर्निंग उतनी ही बेस्ट निकल कर आई। तो जो सफलता है आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो यानी सफलता मिलने का मतलब क्या है? आपकी जो अधिगम है वह बेटर रूप में आई है। तो सफलता की उपलब्धि किसे कहा गया? लर्निंग को कहा गया। नेक्स्ट जो है, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हित के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि दूसरों के हित के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसे आप क्या कहते हैं? ऐसा सामाजिक कार्य जो दूसरों को हित देता है। यानी कि आप दूसरों को विचार में, व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक परफेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया। तो यहाँ पे देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट आ गया है कि शिक्षण एक सामाजिक क्रिया कहा जाएगा, सोशल, और अधिगम जो कहा जाएगा वो एक व्यक्तिगत क्रिया कहेगा, पर्सनल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें मात्र संबंधित व्यक्ति का ही हित निहित होता है। तो अधिगम लर्निंग में सिर्फ एक व्यक्ति बेनिफिट ले रहा है, लेकिन शिक्षण में पूरा समाज जो है, जो भी वहां पर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी लोग उसमें बेनिफिट ले रहे हैं। शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, यानी कि, लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। तो जैसे कि कहने का इसमें मतलब क्या है कि शिक्षण अगर आप कर रहे हैं, अगर शिक्षण कर रहे हैं तो अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई टीचर पढ़ाने के लिए आया और आपको बहुत सारी चीजें बता दी गई, लेकिन अगर आपने उससे सीख लिया, ये अलग बात है कि शिक्षण सीखने का ही है, मतलब लर्निंग उसके साथ, शिक्षण के साथ लर्निंग हमेशा ही होता है। लेकिन ये फिर भी एक डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है? शिक्षण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि शिक्षण उसी उद्देश्य के साथ दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें अधिगम नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? यह ऐसे हो सकता है कि जो सीखने वाला है वह उन चीजों को ग्रहण ना करे, यानी या तो उसका मन नहीं वहां हो, या फिर उसका मन इधर उधर भाग रहा है, या फिर वो उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इससे क्या हो गया कि आपने इधर से जो एक साइड से तो शिक्षण और अधिगम दोनों की प्रोसेस की गई, लेकिन जो उसका फाइनल जो अधिगम का होना चाहिए, उसके पास जो लर्निंग होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, वह नहीं पहुंच पाने के कारण कोई आवश्यक नहीं है कि शिक्षण में अधिगम समाहित हो ही हो। शिक्षण जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हो सकता है कि अधिगम समाहित ना हो, अधिगम इसमें समाहित हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे आपको समझना होगा। ये बड़ी बारीक अंतर है। जब भी आपको शिक्षण का एक अंग बोला जाएगा कि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है अधिगम, तो बिल्कुल सत्य है। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण एक इंटीग्रल पार्ट है अधिगम। लेकिन यह भी संभव है कि शिक्षण करने के बाद भी अधिगम ना हो। तो ये दोनों चीज थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी माइंड में बनती हैं लोगों के, लेकिन हमें इसे समझना होगा कि कैसे ये एक दूसरे से, एक ही बात को और दूसरी बात में कैसा डिफरेंस है। अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है तो
ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर है कि अधिगम जो है वो है, आप कहीं भी ग्रहण कर सकते हो, जो भी चीजें जो घट रही हैं वो सब अधिगम में ही आती है। तो उसके लिए शिक्षण हो भी सकता है या शिक्षण नहीं भी हो सकता है। कोई शिक्षण ही हो तभी अधिगम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी मैंने क्वेश्चन भी रखा है तो वो आपके सामने आएंगे। अब है नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। जो एक किशोर होता है और जो वयस्क होता है, मतलब जो बच्चे हैं और जो थोड़े युवा हैं, विद्यार्थी शिक्षार्थी, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है। तो जैसे लर्नर किसे आप कहते हो, लर्नर यानी कि आप जो हैं, सभी हम लोग जो हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट है वह क्या है, एक लर्नर है। वह आश्रित है, किसके ऊपर आश्रित है, तो जिसके माध्यम से वह लर्निंग गेन कर रहा है उसके ऊपर आश्रित है। यानी कि चाहे वो बुक हो सकता है, चाहे वो टीचर हो सकता है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि आप आश्रित हो किसके ऊपर, जिसके थ्रू आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप उस पर आश्रित हो। तो यहाँ पर क्या है कि यह शिक्षण प्रक्रिया का एक आश्रित चर होता है। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा अपने आप में मनचाहा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यानी कि आप जिस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना चाहते हो, जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो स्वयं में, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, शिक्षण के द्वारा, मतलब शिक्षण के द्वारा वैसा आप पूरा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर वैसा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो जो लर्नर होता है वह ऐसी कोशिश करता है और वह आश्रित कहलाता है। और क्यों कहलाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। और लर्नर की 3 क्वालिटी बताई गई है, अध्ययनशील, परिश्रमी और आशावादी। तो इसके अदर भी क्वालिटीज हैं। तो अध्ययनशील यानी कि हमेशा कुछ जानने की, सीखने की कोशिश करते रहना, समझने की, कुछ जैसे कि आप पढ़ते हो या कुछ भी करते रहते हो, तो ये सारी चीजें क्या है, लर्नर की विशेषताएं हैं कि वह इस तरह की क्वालिटी गेन किए हुए रहता है। परिश्रमी होता है, मेहनत करते रहता है उस चीजों को समझने के लिए। आशावादी होता है, विश्वास रखता है कि हाँ मुझे ये चीजें समझ में आ जाएंगी और मैं इसमें बेहतर कर पाऊंगा। तो इस तरह की क्वालिटी लर्नर की विशेषताएं होती हैं। अगर ये है तो यानी कि एक लर्नर बेहतर लर्नर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो उद्देश्य पूर्ण, यानी कि कुछ जो भी आप लर्न कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हाँ जो भी हम सीख रहे हैं इसके पीछे ये उद्देश्य है। सकारात्मकता होती है, पॉजिटिवनेस। उसके बाद धैर्यवान, लगातार धैर्य बनाए रखना, अनुशासित, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक व्यवस्था के साथ सारी चीजों को करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें विशेषताएं कहलाती हैं किसकी, लर्नर की। अगर लर्नर के अंदर ये सारी विशेषताएं हैं तो वह लर्निंग उतना ही बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो किशोरावस्था यानी कि जो आपका बच्चा होता है, तो सबसे पहले तो काल्पनिक काफी होते हैं, उनको काफी अलग अलग कल्पनाएं, जैसे हम लोग भी बच्चों में थे तो कई तरह की कल्पनाएं हमारे अंदर क्या होती थी, पैदा होती रहती थी। तो ये काल्पनिक होते हैं। स्वयं से जोड़िए तब आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी सारी चीजें। तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास, बचपन में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, कहा भी जाता है कि बुद्धि का जो सबसे बेस्ट विकास होता है वह 0 से 5 साल और फिर 5 से 8 साल, इन बीच में सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होती है। स्व प्रेम की भावना, खुद से बहुत ज्यादा हमें लगाव होता है। यानी कि खुद से लगाव होने का मतलब बच्चों को दूसरों से ज्यादा लगाव नहीं होता है। किससे ज्यादा लगाव होता है, खुद के लिए, कि मुझे ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। ये सारी चीजें होती हैं, स्व प्रेम की भावना से कही गई है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, यानी कि आत्मनिर्भर यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं बेहतर हूँ, बनूं और भी बेहतर होता चला जाऊं। ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं उस टाइम, कि मैं भी, आप जिसे देखे कि वो खुद पर निर्भर हैं, सारी जॉब करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो मैं भी करूं। विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना, ये दोनों भावनाएं उस टाइम काफी प्रबल होती हैं
आपकी कोई चीज अच्छी नहीं मिली तो विद्रोह, अगर और ज्यादा से ज्यादा मतलब चूंकि गार्जियन गाइडेंस में रखते हैं तो थोड़ा सा आपके ऊपर कंट्रोल होता है, लेकिन हमें उस टाइम किस तरीके का फीलिंग होता था, हम ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र हो, काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सब बहुत सारी भावनाएं आती हैं, तो ये सारी चीजें किशोरावस्था में ही होता है। मित्रता की भावना, मित्रता शायद उसी समय की मित्रता सबसे ज्यादा गाढ़ी भी होती है, सबसे ज्यादा जो आप फ्रेंड्स होंगे जिसे आप याद रखते होंगे, तो बचपन के फ्रेंड्स सबसे ज्यादा याद रहते हैं। और नास्तिक व आस्तिक होना, इस तरीके की भावना, तो ये चीजें धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करना शुरू करता है जैसे जैसे आप चीजों को समझते हो, तो उसके हिसाब से जिसके ऊपर भी आपका विश्वास आता है, जो आपका माहौल है, संस्कार है, जो आपका चारों तरफ जो आपका कह सकते हैं टीचिंग है, उसके आधार पे आप ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। देशभक्ति की भावना, काम प्रवृत्ति में रुचि, तो ये सारी चीजें विशेषताएं कहलाए हैं किशोरावस्था की। तो इसे बस एक बार पढ़ना है, माइंड में रखना है कि हाँ ये चीजें होती हैं, और बाद में जब क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके से, तो वहां पर आपको इसका यूज करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आखिर डिफरेंसेस किस तरह की होती हैं। जैसे दो व्यक्ति है कि उन दोनों दो व्यक्तियों में डिफरेंसेस किन किन बेसिस पे, एक तो आंतरिक भिन्नता होती है कि अंदर से अलग, और एक बाह्य भिन्नता होती है कि बाहर से अलग। बाहर से जैसे रंग रूप ये सारी चीजें वो भिन्नता ही है, तो वो बाह्य भिन्नता होगी। आंतरिक भिन्नता हो गई कि आपका सोचने समझने और इन चीजों का क्या तरीका है, तो वो आंतरिक भिन्नता में आ गई। तो इन भिन्नताओं में शारीरिक मानसिक जो भी है उसके आधार पर ये दोनों चीजें होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण अगर हम लोग कहें कि क्या हमारे कारण होते हैं, तो कारण में हो गया जैसे वातावरण, जिस किस वातावरण में आप पले बढ़े आगे बढ़े, तो उस हिसाब से अगर शारीरिक भिन्नता की बात कर लें या बाह्य भिन्नता, बाहरी भिन्नता, बाहर से जैसे रंग रूप अलग है, तो जैसे जो ठंड प्रदेश में है वह ऑटोमेटिक उसका स्किन वाइट होगा, और जो गर्म प्रदेश में उसका स्किन ब्लैक होगा। तो ये सारी भिन्नताएं आपको बाह्य भिन्नताएं हो गई। और आंतरिक भिन्नता भी उसके ऊपर होता है कि अगर पे रहते हो जैसे जहाँ पे भक्ति भावना ये सब सारी चीजें ही ज्यादा होती हैं, तो आप भी का कैरेक्टरिस्टिक भी वैसा ही देखने को मिलता है इन जनरल। तो ये सारी चीजें क्या है, लिंग भेद, वंशानुक्रम, शिक्षा, रुचि, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेग और भावना, तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य कारण बोले जा सकते हैं। तो लिंग भेद यानी कि पुरुष और स्त्री, उनके बीच एक तो बाह्य भिन्नता है ही, साथ में आंतरिक भिन्नता भी कही जाती है कि कुछ भावुक ज्यादा होते हैं, ये भावुक कम होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको आ जाती हैं। वंशानुक्रम, वंश से भी कभी कभी कुछ चीजें जन्मजात की, हाँ पापा का जैसा नेचर है वैसा ही बेटा का नेचर है, फिर उसका बेटा का नेचर, तो इस तरीके से पूरा एक वंशानुक्रम में भी कुछ गुण चलते रहते हैं। शिक्षा, शिक्षा कैसी दी गई है, किस तरीके की शिक्षा दी गई है। रुचि, कैसी रुचि है, आप किस तरीके का सारा माहौल है आपके, उन सारी चीजों पे। मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी आपका किस तरीके का हुआ है, उसके बेसिस पे भी भिन्नता आती है आपकी जो पूरी शैली है मानसिक विकास और शारीरिक विकास की। और भावना, किस तरीके की भावनाएं हैं, संवेग कैसा है, तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल डिफरेंस के मुख्य कारण में आ जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में शिक्षक का क्या योगदान होता है, तो शिक्षक का इसमें काफी योगदान होता है। अगर शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पता होगा, तो जैसे कि मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली और सामान्य बच्चे, तीन तरह के बच्चे इन जनरल होते हैं, तो वह उनके अनुसार अपनी शिक्षण कार्यक्रम को तैयार कर सकता है। जैसे कहने का मतलब, अगर 25 बच्चे हैं, इसमें दो बच्चे मंद बुद्धि हैं, तो उनमें वो क्या कर सकता है कि उन सारे बच्चों को नॉर्मल तो आपकी क्लास वैसे ही चलेगी, लेकिन उन पर अलग से उन्हें
वह और मदद कर दे और उससे उनको क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा कि वह भी उस लेवल पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से सामान्य बच्चों को या प्रतिभाशाली बच्चों को और प्रतिभा बढ़ाई जा सके, तो इसके लिए भी कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं उस वह किसका योगदान कहला सकता है, शिक्षक का इसमें योगदान कहला सकता है कि इन चीजों के माध्यम से शिक्षक एक व्यक्ति जो एक शिक्षा की प्रणाली है उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है, बना सकता है। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बदलाव क्या क्या किए जा सकते हैं। मंद बुद्धि प्रतिभाशाली समान बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाए, अलग अलग बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम भी अलग अलग हो सकते हैं, क्लास का आकार सीमित कर दें, कम बच्चे होंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा बहुत बच्चे होते हैं तो इंटरेक्शन कम हो जाता है, कुछ बच्चे जो नहीं जिन्हें पता होता है वह चुपचाप ही बैठे हुए रहते हैं, आप में भी शायद कुछ ऐसे रहते होंगे। तो ये सारी चीजें होती ही हैं। तो इन चीजों को जितना कम होगा, अगर 1-to-1 क्लास हो तो वो चीजें आप मतलब चाह के भी नहीं होगा और आप सीखना ही सीखना है। लेकिन जैसे जैसे क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है ये समस्याएं थोड़ी बहुत आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं और इसमें सरल शिक्षण विधि का यूज करके इन चीजों के ऊपर और थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है कि विधि जितनी हो सिंपल, बच्चे उतना ही ज्यादा उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर्स सपोर्ट मटेरियल। इसमें क्या होता है, शिक्षण को प्रभावशाली जो है बनाना अगर चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है। तो शिक्षक की विशेषताएं, शिक्षक जितना ज्यादा ट्रेंड होगा शिक्षण उतना प्रभावशाली होगा। विषय जो है संबंधी ज्ञान होने चाहिए, जो विषय संबंधी ज्ञान का अगर हो, ऐसा ना हो कि कुछ और का ही चर्चा चल रहा है। तो अगर विषय संबंधी ज्ञान की बातें चल रही है तो शिक्षण प्रभावशाली होगा। स्पष्ट उद्देश्यवादी, हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उसका उद्देश्य कंफर्म हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उस पर उतना ध्यान जाएगा ही नहीं, ना ही हम उससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो जितना ज्यादा उद्देश्य क्लियर होगा उतना ज्यादा शिक्षण प्रभावशाली होते चला जाता है। और सकारात्मक अभिवृत्ति, जितना ज्यादा आप सकारात्मक होते हो, ऊर्जा वातावरण बनाने वाला, जितना ज्यादा वातावरण बेहतर ऊर्जान्वित हो, कहने का ऊर्जान्वित का मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव विचार सबके अंदर हो। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला, विद्यार्थी जितना प्रोत्साहित होंगे उतना ज्यादा अच्छा करेंगे। विविधता तथा सेचकता का समावेश, तो सेचकता आई डोंट नो क्या है। विविधता तो यही है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज किया जाए, यानी पढ़ाने में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का, कभी ब्लैक बोर्ड, कभी वीडियो का यूज कर लिया, कभी किसी और चीज का यूज कर लिया। तो इन सारी चीजों के थ्रू आपका ये जो टीचिंग है वो और बेहतर हो सकता है। संवेदनशीलता के गुण युक्त और कार्य के प्रति समर्पित, तो संवेदनशील हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टर्म्स मेनली आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे टर्म्स डायरेक्टली भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि संवेदनशील के गुण युक्त होते हैं, प्रभाव बनाने के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए। तो आपको वहां पे ध्यान रखना होगा कि हाँ ये पॉइंट्स होते हैं। और कार्य के प्रति समर्पित, तो बिल्कुल शिक्षा को अगर प्रभावी, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो कार्य के प्रति समर्पित जितना होंगे उतना प्रभावशाली वो बनेगा। विद्यार्थियों को सीखने व प्रेरित करने में सक्षम, भावात्मक दृष्टिकोण, भावात्मक है ये एक्चुअली, भावात्मक दृष्टिकोण, सहभागी प्रवृत्ति, बेहतर निक बनने में सहायक, उत्तम संप्रेषण कौशल, संप्रेषण यानी कि बेहतर तरीके से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, समय का पाबंद। ये सारी चीजें क्या है कि अच्छी शिक्षण के लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने वाला। तो इसमें से कोई भी पॉइंट पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लेना, आप इसे एक बार पढ़ना, चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है शिक्षण सहायक सामग्री में कौन कौन से सामग्री हैं जो सहायक होते हैं शिक्षण के लिए। तो इसमें 3 तरह के सामग्री का मुख्य रूप से बात किया गया है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री यानी कि आप जो विजुअल जो कहते हैं,
तो उसमें जैसे प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म हो गया, स्ट्रिप, एडिया, ईपीडियास्कोप, श्यामपट्ट, मानचित्र, तो ये सारी चीजें जिसे आप देख करके, जिससे विजिबिलिटी यानी कि आप देख करके जिन सामानों से सीखते हैं वो दृश्य सामग्री में आ गया। श्रव्य सामग्री यानी कि आप सुन के, जैसा भी आप सुन रहे हो, तो ये भी श्रव्य सामग्री में फिलहाल आ गया। ग्राम स्फीयर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सारी चीजें श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ गई। और श्रव्य दृश्य में यानी कि देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो टीवी, कंप्यूटर, वीडियो, डिस्क, ये सारी चीजें इन चीजों में आ गई। तो ये सारी चीजें के बेसिस पर क्या होता है, शिक्षण में सहायक सामग्री में ये इन सारी चीजों की बात की गई है। तो इंग्लिश और हिंदी में विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो, उन्हीं चीजों को नीचे में लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार बस पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या क्या कहलाएगा, जैसे ग्राफ है, बुक है, चार्ट है, मॉडल है, तो ये सॉफ्टवेयर हो गए और टेक्नोलॉजी में। और हार्डवेयर क्या हो गए, तो प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पीडिया स्कोप हो गया। तो इन सारी चीजों के माध्यम से आप सिखा रहे हैं। तो जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर आप ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हो, बुक प्रेजेंट कर रहे हो, चार्ट प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सारे, ये बुक एक्चुअली क्या है, सॉफ्टवेयर में ई बुक हो गया, ई बुक। ये बुक सिर्फ नहीं कहलाएगा, यहाँ पर ये ई बुक हो जाएगा, ई बुक। तो जितने भी ये ग्राफ, ये सारी चीजें हैं, वो ई की ही बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की। चार्ट, मॉडल, तो ये सारे तब वो सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, प्रोजेक्टेड एड्स हो गया, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, चार्ट, डायरेक्शन, डायग्राम। तो ये सब चीज आपको एक बार बस देख लेना है, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास, आपको बस एक बार ध्यान देना है। डिस्प्ले बोर्ड मेथड, प्रोजेक्टेड एड्स, ये सारी चीजें हैं। तो प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोर्ड मेथड में क्या क्या, ब्लैक बोर्ड, पिग बोर्ड, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के बोर्ड हैं। ऑडियो एड में रेडियो, रिकॉर्डिंग टीवी, 3 डायमेंशनल एड्स, मॉडल, मेकअप, थिंग्स, पपेट डिजाइन, और प्रोसेस एड्स, डेमो, फील्ड ट्रिप, रोल प्ले। तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से पूछ नहीं जाएंगे इतना। इसमें कुछ का नाम केवल आ सकता है कहीं के भी, तो वो बस नाम आपको याद रखना है। तो 3 डायमेंशनल एड्स में मॉडल, मेकअप, ये सारी चीजें 3 डायमेंशनल, मतलब आपको जैसे कि आप यूज कर रहे हो, ग्लोब का यूज कर रहे हो, वो भी 3 डायमेंशनल एड्स में आ जाएगा, जिससे 3 डायमेंशनल आप देख रहे हो। और प्रोसेस एड्स में जो जो एक क्रिया के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि डेमो दिया जा रहा है, फील्ड ट्रिप यानी कि आपको किसी जगह पे घुमाया गया और उससे सीखने के लिए, समझने के लिए, वहां पे नोट डाउन करने के लिए कहा गया। तो ये सारे भी प्रोसेस एड्स में ये सारे आते हैं। रोल प्ले, कि आप किसी नाटक के माध्यम से या किसी के माध्यम से चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी चीजें प्रोसेस एड्स में आ जाती हैं। तो ये आपको हो गया डिफरेंट डिफरेंट एड्स जिसके माध्यम से टीचिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारे क्वेश्चंस। और आइए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन 2 बार भी रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, खासकर ये जो क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है। तो देखिए, अभी हम लोग तुरंत बात किए थे कि लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्किल डेवलप करना या पर्सनल, ये सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन यहाँ देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट बात आके पूछा गया था, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो वो है बिहेवियर में, व्यवहार में संशोधन, बिहेवियर चेंजेस, उसे बेहतर बनाना। मुख्य उद्देश्य लर्निंग का क्या है कि आपको डेवलप किया जा सके, आपका बिहेवियर को मॉडिफाइड किया जा सके। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है टीचिंग का। और आज का एजुकेशन सिस्टम को क्यों बोला जाता है कि आज का एजुकेशन सिस्टम में बहुत समस्याएं हैं, उसका पीछे यही है
कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उस पर अब आज ज्यादा बात नहीं किया जाता है। आज ज्यादा बात आप केवल साइंस और मैथ और इन चीजों को पढ़ने पे जाते हो। आपके व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से हो इसके ऊपर कम बातें की जाती है। हाँ, इसलिए यह आज के समय का लर्निंग ड्रॉबैक है कि लर्निंग उस तरीके से नहीं की जा सक रही है जो कि बिहेवियर में चेंजेस ला सके। तो जितना ज्यादा व्यवहार संशोधन होगा बेहतर लर्निंग प्रोसेस उतना बेहतर कहलाएगा। मुख्य अर्थ उसका वही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या है? अगर इसकी चर्चा करें तो ये क्या होगा हमारा? तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस थोड़ा बहुत इसमें अंतर कर दिया गया है। इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया गया है। तो यही चीज आपको समझना है। अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है अधिगम अनुभव। बिल्कुल, जो अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं, जो वो सारी चीजें ही उसका अनुभव अधिगम का उद्देश्य है, उसका अर्थ है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 55, सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोनों ही इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने प्रेजेंट है। और ऑप्शंस ये चार है, 1 2 3 4। ये ये इंग्लिश वाले के लिए भी हिंदी वाले के लिए भी सेम ही चीज है, इंग्लिश हिंदी। और ये फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो दो दो एक्चुअली नहीं है, वो 1 2 4 5 है। ये ऑप्शन जो है वो 1 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अधिगम शिक्षण और अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। इसे सही यहाँ कहा गया है कि कहने का मतलब कि अगर छात्र असफल हो रहे हैं तो यानी कि शिक्षक क्या है, असफल हैं, तभी छात्र असफल हो रहे हैं, यानी कि वह उस तरीके से ज्ञान देने में सफल नहीं हो पाए जिससे कि छात्र क्या हो, पास हो पाए एग्जाम में। तो छात्र अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक का भी फेलुअरिटी आती है। और उसी तरीके से हर जगह
आप किसी टीचर को अच्छा या बुरा किस तरीके से कहते हैं, जहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस ज्यादा मिलते हैं वहां आप अच्छे कहते हैं, जहाँ नहीं मिलते हैं वहां आप कहते हैं कि ये उनसे बेटर नहीं है, वो कम है। तो ये एक जनरल हमारा पैमाना होता है। तो इसी बेसिस पे जब छात्र किसी परीक्षा में सफल होते हैं तो वह शिक्षक असफल होते हैं तो वह शिक्षक भी असफल होता है, और अगर सफल होते हैं तो सफल होता है। तो ये पॉइंट सही है। दूसरा है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना है, तो बिल्कुल अधिगम बेहतर से बेहतर हो सके, या जो लर्निंग ज्यादा से ज्यादा बेस्ट हो सके, यानी एक ट्रैक पे आ सके, वही एक्चुअली क्या होता है शिक्षण का उद्देश्य। तो पूरा जो भी आप ब्लैक बोर्ड जो भी यूज कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, लर्निंग के लिए कर रहे हो। यानी कि लर्निंग अगर हो रहा है तो यानी कि जितना बेस्ट हो रहा है शिक्षण उतना सही है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल ये भी सही है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अभी हमने बात किया था कि शिक्षण हो रहा हो लेकिन उसमें बच्चा सीख नहीं कुछ रहा है, सारी प्रोसेस आप कर रहे हो, यानी शिक्षण का जो कार्य है वो सारा चल रहा है लेकिन उसमें बच्चा सीख नहीं रहा है कुछ। तो अधिगम के बिना वह शिक्षण कार्य चल रहा है, तो अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। शिक्षण के बिना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम तो एक जनरल यूनिवर्सल प्रोसेस है, शिक्षण के बिना भी अधिगम संभव है। अधिगम हमेशा ही होते रहता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। बिल्कुल, अगर शिक्षा मैं ही यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ कई चीजें मैं सीख भी रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले मुझे तैयार करना होता है, सारी चीजों को प्रिपेयर करना होता है, और उन सारी चीजें के प्रिपेयर करने में मुझे कई चीजें जो हैं वह सीखने को मुझे भी मिलती हैं। तो कोई भी शिक्षक अगर शिक्षण करता है तो किंतु वह सीखता भी है, बिल्कुल सही बात है ये। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, बिल्कुल नहीं। अधिगम का तो मतलब ही हमने पहले ही देखा था, जो सबसे लास्ट पॉइंट था कि यह विवेक के ऊपर आधारित होता है। तो कंठस्थ करने का तो कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं है, वो यानी अधिगम हुआ ही नहीं, वो तो एक जस्ट एक स्टार्ट ऑफ अधिगम है। आपने समझने की कोशिश किया, तो रटना अधिगम नहीं है, वास्तविक अधिगम। तो इसमें जो मेन जो आ रहा है आंसर टोटल वो आ रहा है सेकंड नंबर, 1 2 3 एंड 4, ये सारे जो हैं वो सही हैं। वो सॉरी 1 2 3 एंड 5, ये जो हैं चारों सही हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की नहीं को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो। आ रही है सर। इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, मैं तीसरा ऑप्शन के लिए पूछा, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, अधिगम के बिना शिक्षक हो सकता है। तो देखिए, ये यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, वो दोनों अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी सही है। शिक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग अधिगम है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही बात गलत नहीं है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग अधिगम है। यानी कि शिक्षण करते ही क्यों है, क्योंकि हमें अधिगम देना होता है, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाया बताया गया है।
लेकिन अधिगम के बिना भी शिक्षण हो सकता है, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसके बिना भी हो सकता है। यानी कि शिक्षण का पूरा प्रोसेस चल रहा हो, क्लास पूरी अच्छी से चल रही हो, लेकिन सारे विद्यार्थियों, टीचर सब कुछ समझा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों का ध्यान सब कहाँ है, कहीं और है, मन बिल्कुल ही वहां पर नहीं है। तो सारे प्रोसेस होने के बाद भी अधिगम की जो प्रोसेस है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, वह इन तक बिल्कुल ही नहीं हो रही है, जो वहां पे बैठे हुए चिल्ड्रन है। तो ये आपको समझना है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन आता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी सही है, और ये भी सही है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग अधिगम है। तो यहाँ पर ही हम कंफ्यूज होते हैं और इसमें गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे कई आंसर आ रहे हैं, और लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। और लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेसेस। अगर लाइफ प्रोसेसेस से कह रहा है मस्ट बी लिंक्ड टू, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये इसका जो व्याख्या है वो बिल्कुल सही है कि उसका निश्चित रूप से इन प्रक्रमों से, जो जीवन के प्रक्रमों से है, उससे जोड़ना जाना चाहिए, और उससे चूंकि जोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए ये क्या है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, हमेशा ही चलते रहने वाली जीवन के प्रक्रमों से जोड़ रहे हैं, इसलिए तो वो क्या है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, साथ ही साथ आर ए का सही व्याख्या भी है, यहाँ पर ये बात आ रही है। इससे चीज को समझने में जो कोई कंफ्यूजन किन्हीं के पास, जिन्होंने थर्ड लिखा है आर गलत है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ना जाना चाहिए, इसमें गड़बड़ी कहाँ है। जितना बेहतर आप हर चीज को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, उतना ही ज्यादा आपका अधिगम होगा। और चूंकि आप जीवन के हर प्रक्रम से जोड़ रहे हो, इसलिए ये कैसी प्रक्रिया हो गई, जीवन पर्यंत प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जीवन के हर चीज से आप जोड़ते जाओगे, तो जीवन जब तक चल रहा है तब तक आप जोड़ते रहोगे, तब तक आप जानते रहोगे, समझते रहोगे। तो ये उसका सही व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन जो आप पढ़िएगा हिंदी वाले, वो इंग्लिश में थर्ड ऑप्शन को जरूर पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा, अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए लास्ट में ये, जबकि डायरेक्ट मेरा नेट का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो आपके एग्जाम से आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग इसका अलग भी निकल सकता है, अगर आप सोचोगे।
तो आंसर्स काफी लोगों ने दिया है। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए शिक्षण और अधिगम, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि शिक्षण और अधिगम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो बी केयरफुल और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा ये हर साल लगभग एक प्रश्न आ ही जाता है इससे। तो सबसे पहले आ गया शिक्षण विक्रय के समान है, अधिगम खरीदारी के समान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पहले ही हमारे क्या हो गया, जो कह सकते हैं आप सही नहीं है कि शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। और एक जो है, जो डायरेक्ट आप एक ऑप्शन गलत करने के बाद बिना कुछ पढ़े हुए डायरेक्ट आप सेकंड ऑप्शन को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है और ए अदर तीनों में ही प्रेजेंट है। तो अगर आप फास्ट करना चाहते हो, टाइम नहीं है, कोई एक गलत ऑप्शन मिल गया और वो जिसमें जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो आंसर में संभावना है, तो यहाँ पर एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि अभी अभी हम लोग सारे पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षण विक्रय के समान है, यानी शिक्षण बेचना है और अधिगम खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल आज ऐसा बना दिया गया है, बाद बाकी ऐसा ये उसका बिल्कुल ही इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है, ये बिल्कुल सही है, सामाजिक कृत्य है क्योंकि ये पूरे कई लोगों को एक साथ बेनिफिट देता है। और अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, तो ये भी सही है। शिक्षण में अधिगम निहित है, शिक्षण में अधिगम निहित है। अब देखिए ये जब मैंने क्या बोला, ये जैसे ही वर्ड आएगा तो वो भी वर्ड सही कहलाएगा। शिक्षण में अधिगम निहित है, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, बिल्कुल टीचिंग में लर्निंग निहित है। वेयर एज अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, ये हिंदी पूरा अच्छा नहीं है लिखा हुआ, यहाँ पर ये सही लिखा हुआ, लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, लर्निंग का मतलब टीचिंग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि लर्निंग का मतलब जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग ही हो, लर्निंग का मतलब टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको इम्प्लाई करती हैं। तो सी भी हमारा सही है, बी भी सही है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है, जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि अधिगम मतलब शिक्षण ज्ञान का अंतरण है, ये इसका इंग्लिश देख लेते हैं क्या लिखा, टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी। तो फिर से वही बात आ गई कि ये डिलीवरी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही सेलिंग है ये, ना डिलीवरी ऑफ नॉलेज है। ये पूरा व्यक्तित्व निर्माण का प्रोसेस है जिसे हमने डिलीवरी ऑफ नॉलेज, ये इतने कम शब्दों में इसे हम बांध नहीं सकते हैं। लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट, ये भी इसी का ही एक दूसरा फॉर्म ये है। तो ये दोनों ही किसी भी रूप में लिखे हों, लेना और देने से अगर चीजें प्रदर्शित की हुई हो टीचिंग और लर्निंग को, तो वो चीजें वहां गलत कही जाएंगी। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इट्स ए ट्राइडिक इन नेचर, अभी हमने देखा था ये ट्राइडिक इन नेचर होता है। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन स्टूडेंट और क्या किसके बीच, टीचर के बीच, या फिर कोई भी दो चीजों के बीच इंटरेक्शन होता है। चाहे आप बुक्स अगर टीचिंग कर मतलब लर्न कर रहे हैं तो बुक्स का आपको हो गया। और लर्निंग इज एन एक्टिव इंगेजमेंट इन सब्जेक्ट डोमेन, यानी कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो ये बिल्कुल सही है कि लर्निंग क्या है, हमेशा ही एक्टिव प्रक्रिया, हमेशा ही आपको किसी सब्जेक्ट में डूबा रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप उस सब्जेक्ट में सीखते रहते हो। जैसे जैसे विचार आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और आप उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते हो, सीखते रहते हो। तो उसमें इंगेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन, उसमें ही आप क्या रहते हो, सक्रिय रहते हो, हमेशा उस कार्य में संलग्नित रहते हो। तो ये थोड़े से वर्ड्स के हैं और वर्ड्स को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्ड्स तो वो बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप अगर कंफर्म है तो आप इसे बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। और ऑप्शन में अगर आप कंफर्म है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो उससे आप डायरेक्ट भी किसी आंसर को टिक कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको वहां पे
बेहतर तरीके से सतर्क होना होगा।